नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित होगा। इस वीडियो में आप करंट अफेयर्स के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन पाएंगे, जो आगामी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो आइए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए कौन सा ऐप विकसित कर रहा है? कौन ऐप विकसित कर रहा है? ठीक है, भारत, ये इसका उत्तर है भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, यानी जिसे नाडा बोलते हैं। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए ऐप विकसित कर रही है। ठीक है, यह संस्था पदार्थों के द्वारा जो सेवन किए जा रहे हैं, नशीले पदार्थ किसी भी प्रतियोगिता के पहले जो जिसका सेवन करते हैं, उसको प्रतिबंधित करने के लिए एक ऐप डेवलप कर रही है जो यह इसको डिटेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीती? इसका सही विकल्प है दोस्तों सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है। सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी के लिए फाइनल महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराए। किस राज्य को हराया? महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर यह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, टीम ने 2019-20 में भी अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। यह सौराष्ट्र का दूसरी बार है जब ये विजय हजारे ट्रॉफी जीत रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 को 2 दिसंबर 2022 को द चिपको मोमेंट, ए पीपल मोमेंट से सम्मानित किया गया है। पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक का सही विकल्प है शेखर पाठक। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 को 2 दिसंबर 2022 को द चिपको मोमेंट, ए पीपल मोमेंट से सम्मानित किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? शेखर पाठक जी। ठीक है, पुरस्कार इतिहासकार और कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर पाठक जी द्वारा। ठीक है, आइए जानते हैं चिपको आंदोलन क्या है। फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन जंगलों और पेड़ों की कटाई से जुड़ा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि उत्तराखंड की है, जहाँ के वनों की सुरक्षा के लिए 1970 कब चालू हुआ यह मूवमेंट? 1970 में लोगों ने आंदोलन शुरू किया। इस दौरान लोग पेड़ों को गले लगा कर उन्हें काटने से बचाया करते थे। यानी जब उनको पेड़ काटने वाले ठेकेदार जो अभी लोग आते थे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पेड़ों से चिपक जाते थे और इस तरीके से पेड़ों को कटने से बचाते थे। ठीक है, ये एक मूवमेंट की तरह पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में फैलने लगा। हालांकि ये क्षेत्रीय ही रह गया। इसे मानव और प्रकृति के बीच के प्रेम का प्रतीक मानते हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव से शुरू हुए चिपके आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पहली एक महिला थी। ठीक है, इनका नाम क्या था? गौरा देवी। जिस आंदोलन का जो नेतृत्व की वो महिला कौन थी? गौरा देवी। ठीक है, गौरा देवी को चिपको आंदोलन में शामिल होने वाली पहली महिला मानी जाती हैं। ठीक, उन्होंने 27 महिलाओं का नेतृत्व कर मजदूरों को पेड़ काटने से रोका था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा कौन करेंगे? अमिताभ कांत जी क्या हैं? G20 सम्मेलन के भारतीय शेरपा हैं। ठीक है, आइए जानते हैं G20 क्या है। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में हुआ। G20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील,
कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त किंगडम यानी कि यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ठीक है, इतने देश कितने हैं? 19 देश और यूरोपियन संघ इस समूह में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका हंसराम गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शुरू में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। 2016 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया जा चुका है। ठीक है, फिर आगे चलकर अगस्त 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया। अगस्त 2018 में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 को संसद ने क्या कर दिया? रिपील कर दिया। ठीक है, और 102वें संविधान यानी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान में अनुच्छेद 338 खा और अनुच्छेद 342 का जोड़ा गया। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या बना दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, जो कि पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। ठीक, इसको 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। पहले ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1993 में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जो SC/ST आयोग के अंतर्गत काम करता था। ठीक है, अनुच्छेद 338 कहता है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? पाकिस्तान इसका सही विकल्प है। ठीक, दिसंबर 2022 में अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नए सामूहिक हत्याओं के मामलों में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर है। ठीक है, यहाँ जो सामूहिक हत्याओं की संख्या वहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई गई। ठीक है, पाकिस्तान सभी 162 देशों में सबसे अधिक जोखिम वाले स्थान पर है। पाकिस्तान के बाद यमन का नंबर आता है, फिर म्यांमार आता है, फिर चाड और फिर इथियोपिया आता है। ठीक, भारत का कौन सा नंबर है? भारत 8वें स्थान पर आता है इस रिपोर्ट में। ठीक, अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट यह एक परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के होलोकॉस्ट मेमोरियल संग्रहालय में नरसंहार की रोकथाम के लिए साइमन स्कजोड़ केंद्र और डार्टमाउथ कॉलेज में डिकी सेंटर फॉर एजुकेशनल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एवं इक्विटेबल वर्ल्ड। ये थीम है दिव्यांगजन दिवस 2022 की। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग इन एक्सेसिबल इन इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक, बहुत लंबा चौड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। दिव्यांग लोगों के अधिकारों और भलाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया है? 1992 में से। ठीक है, किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? तो सही ये उत्तर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंक के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है। पहले भारत में यूसीबी को आरबीआई द्वारा 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के मुद्दों की जांच के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक
श्री NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक 2021 को शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति गठित किया था। उस विशेषज्ञ समिति जो गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? श्री NS विश्वनाथन। ये सहकारी बैंकों के मुद्दों की जांच के लिए यह कमेटी गठित की गई थी। ठीक है। भारत में सहकारी बैंकों का नया वर्गीकरण क्या है जान लेते हैं। टीयर 1। टीयर 1 में क्या है? वे शहरी सहकारी बैंक हैं जो एक ही जिले में संचालित हैं या उसकी निकटवर्ती जिलों में भी शाखाएं हैं, उसमें 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि हो। यह टीयर 1 कवर क्लासिफिकेशन है। ठीक है। टीयर 2 में क्या है? टीयर 2 में वे शहरी बैंक आते हैं जिनके 100 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि हो, वे टीयर 2 में आते हैं ऐसे बैंक। ठीक है। टीयर 3 शहरी बैंक क्या हैं? वे शहरी बैंक होते हैं जिनमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक और 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि हो, वो उनको टीयर 3 में रखा गया। ठीक है। टीयर 4 कौन सा है? वे शहरी सहकारी बैंक होते हैं जिनमें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हो, ऐसे बैंक आते हैं टीयर 4 में। ठीक है। अब प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिन्हें सहकारी बैंकों के नाम से भी जाना जाता है, या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। जो प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हैं वे क्या हैं? राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं ऐसे बैंक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसे नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये संजय कुमार जी को साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार को हाल ही में नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1990 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किसे हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा जी को ICAI मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक। विजेंद्र शर्मा को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। भल्ला संस्थान के एक फेलो सदस्य हैं। ठीक है। शर्मा ICAI के सभी साथी सदस्य और विधि स्नातक भी हैं। ठीक। आइए जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कि एक सांविधिक संस्था है। कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक। संस्थान का गठन कास्ट अकाउंटेंसी के पेशे को बढ़ावा देने, विनियमित करने और विकसित करने के उद्देश्यों के साथ किया गया था। ठीक। यह प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रबंधन नियंत्रण के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में लागत और प्रबंधन लेखा कार्य को विकसित करना है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कास्ट अकाउंटिंग के पेशे को बढ़ावा देना और विनियमित करना और विकसित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर को हाल ही में कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? इनको 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। प्रोफेसर एमेरिटस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के राजीव लक्ष्मण को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। वह CMI में प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में जारी रहते हुए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे। इसको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में निभाएंगे। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रहते हुए इस भूमिका को निभाएंगे। ठीक। NSC डॉक्टर C रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत इसका जो है गठन कब किया गया था? डॉक्टर C रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत जून 2005 में गठित एक स्वायत्त निकाय बनाया गया है। ठीक है। इस गठन का उद्देश्य क्या है? सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आंकड़ों के संग्रह के संबंध में आने वाली समस्याओं को कम करना
और भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में जनता के विश्वास को मजबूत करना था। आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इस आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 5 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य तेजी से बढ़ती जनसंख्या के चलते समस्याओं को भी उजागर करना है। इसलिए मिट्टी के कटाव को कम करने, उर्वरता बनाए रखने के लिए कदम उठाना जरूरी है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? मृदा जहां भोजन शुरू होता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका थीम 2022 का क्या है? मृदा जहां भोजन शुरू होता है। इस थीम के जरिए मिट्टी के को मनुष्यों, जानवरों को भोजन प्रदान करने तथा महत्वपूर्ण जरिया बनाया जाता है। ठीक है, बताया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता बिगड़ने पर संपूर्ण संसार को खतरा हो सकता है। ठीक, इसलिए मृदा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मृदा का स्वास्थ्य बना रहे और आने वाली जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रहे, ताकि उनके लिए भी खाद्य संकट न बने। इसके लिए हम उपाय कर रहे हैं और उनके लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है विश्व बैंक। ये क्या करता है? मध्यम और निम्न आय वाले देशों को क्या करता है? पूंजी प्रदान करता है, यानी ऋण उपलब्ध कराता है। किस कार्य के लिए? उनके विकासशील परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, यह पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का सामूहिक नाम है। विश्व बैंक किसका सामूहिक नाम है? IBRD और IDA का। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गौतम अडानी 2022 के लिए फोर्ब्स की परोपकार सूची में शामिल होने वाले 3 भारतीय अरबपतियों में से एक के रूप में उभरे। अन्य 2 कौन हैं? अन्य 2 जो हैं वो आपके शिवनादर और अशोक सूता हैं। ठीक है, फोर्ब्स क्या करता है? हर साल दुनिया और भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी करता है। इसके अलावा यह दुनिया के दानवीरों की भी लिस्ट जारी करता है। या अमीरों की लिस्ट के साथ साथ ही दुनिया के दानवीरों की भी लिस्ट जारी करता है। 6 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स ने एशिया के हीरोज ऑफ फिलंथ्रॉपी की लिस्ट भी जारी की। फिलंथ्रॉपी मतलब मानव को जो हितों के लिए काम करते हैं उन्हें फिलंथ्रॉपिस्ट कहते हैं, तो उसी शब्द से बना है फिलंथ्रॉपी। ठीक, इस लिस्ट में 16वें स्थान पर भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी हैं। इनका नंबर कौन सा विश्व में? 16वां है, जो कि एशिया में शीर्ष पर है। कौन है? गौतम अडानी का नाम शामिल है। इनके अलावा SCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष शिवनादर और अशोक सूता का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, 60,000 करोड़ दान करने वाले अडानी शीर्ष पर हैं। SCL के शिवनाडर ने इस साल 11,600 करोड़ दान किए। हैप्पीएस्ट माइंड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अशोक सूता 80 करोड़ ने चिकित्सा अनुसंधान के लिए ट्रस्ट को 600 करोड़ रुपए दिए। मतलब इनका 80 उम्र है और इन्होंने 600 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो देश जर्मनी है। भारत ने जर्मनी के साथ हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, भारत और जर्मनी ने 5 दिसंबर 2022 को प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों में अध्ययन, शोध, काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच को सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, करेगा। इस समझौते पर नई दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयरबॉक, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की भी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 में किस शहर में आयोजित की गई थी? वो शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहली मध्य एशिया बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से मध्य एशियाई देशों के साथ भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अन्य मध्य एशिया देशों के साथ अपने समकक्षों के साथ वर्चुअल अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता कैसे भारत ने? कि वर्चुअल रूप से यार सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक, इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल जी ने किया था। उन्होंने कहा वित्तीय सहायता आतंकवाद की जड़ और आतंकवाद के पोषण को रोकने को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि आतंकवाद का जो मुख्य आतंकवाद पनपने का जो मुख्य कारण क्या है? वित्तीय सहायता। अगर वित्तीय सहायता को रोक दिया जाए तो आतंकवाद कमज़ोर हो सकता है। इसलिए उन्होंने आतंकवादियों को वित्त पोषण रोकने की को प्राथमिकता दी। इस सम्मेलन में उन्होंने इस बात को मजबूती के साथ स्पष्ट किया। ठीक है, डोभाल ने मध्य एशिया को भारत का विस्तारित पड़ोसी, मध्य एशिया को उन्होंने क्या शब्द यूज किया? विस्तारित पड़ोसी करार देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत के लिए वो मध्य एशियाई देश महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि यहाँ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, अन्य चीज़ भारत को प्राप्त होते हैं और भारत से खाद्यान्न या अन्य महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग चीज़ निर्यात किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे? वो राज्य है गोवा। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बताया कि गोवा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा में क्या बनेगा? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? वो शहर कानपुर है। कानपुर में नागपुर में छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 11 दिसंबर को नागपुर में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को देश में छठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, यह बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ और नागपुर मार्ग पर संचालित होगी। किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? बिलासपुर और नागपुर। ठीक है, दो शहरों के मध्य यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन करेगी। कब से? 11 दिसंबर से। वंदे भारत ट्रेन भारत में ही पूरी तरह से बनाई गई यानी एक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। यह देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। शुरुआत में ट्रेन का नाम T18 रखा गया। प्रारंभ में इस ट्रेन का नाम क्या था? T18 रखा गया था, लेकिन फिर इसका नाम बदलकर वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया। ठीक, वंदे भारत ट्रेनों में GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, CCTV कैमरे, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं हैं। ठीक, ट्रेन के हर कोच में 4 इमरजेंसी पुश बटन भी दिए गए हैं। इससे आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को काफ़ी फायदा मिलता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने आगामी 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों को संचालित कराने की योजना है। आगामी 3 वर्षों में कितने का लक्ष्य? 400 वंदे भारत ट्रेन भारत में रन कराने की है भारत सरकार का उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? भारत इस रैंकिंग सिस्टम में 48वें स्थान पर है। ठीक है, 5 दिसंबर 2000 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत कितने 48 प्लेस पर है। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में भारत का स्कोर चीन 49, इजराइल 50, तुर्की 54 से आगे बढ़कर 85.49 हो गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन यानी ICAO क्या है ये जान लेते हैं।
यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीकों को नियत करती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु स्वायत्तता के विकास और योजना का पालन करती है जिससे कि सुरक्षित और क्रमवार विकास सुनिश्चित हो सके। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कनाडा में के मॉन्ट्रियल में क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। उनका निधन कब, किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? उनका निधन 1956 में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उसी के रूप में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समाज में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो के अपडेट के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक, धन्यवाद।